अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ैन महबूब है और मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर पहले मैंने हर यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग, फार्मडी, डीपीटी के पास पेपर्स छोड़े हुए हैं और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमटीके 2025 एंड इंशाल्लाह एमटीके 2025 जितनी भी बायोलॉजी है फर्स्ट ईयर की, इंटर की, केमिस्ट्री है फर्स्ट ईयर की, इंटर की, फिज़िक्स, हम सबको कवर करेंगे विद इन 4 मंथ्स। मतलब ये आपका क्रेश जो है सेशन होगा 4 मंथ्स का, जिसमें हम एमटीके के ओवरऑल सिलेबस को करेंगे कंप्लीट। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये होगा कि मैं जो है ना चैप्टर टू चैप्टर वाइज लेक्चर्स बनाऊंगा आपके लिए। जो चैप्टर बड़ा होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। लाइक अभी हमारे पास पहला चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। एक में हम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, दूसरे में हम लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद होगा क्या, ये चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पूरा एग्जैक्ट 3 दिन के बाद। ठीक है बच्चा, आपकी इसी ये जो चैप्टर मैं यूट्यूब पर आपके साथ डिस्कस करूँगा, इसी चैप्टर की एग्जैक्ट 3 दिन के बाद आपकी टेस्ट होगी। हाँ, टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं, इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में या नीचे मैंने लिंक दी हुई है अपने व्हाट्सएप ग्रुप की, आप वहाँ से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वो जो टेस्ट हम 3 दिन बाद आपसे लेंगे, वहाँ से आप हमसे वो टेस्ट जो है रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सही है, हम बुक से पढ़ेंगे, बुक की एक एक लाइन पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो मतलब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं बुक से डायरेक्ट नहीं पढ़े जाते। तो जब हम उन टॉपिक्स पर आएंगे तो पहले हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद फिर हम आकर बुक को देखेंगे कि आया जो हम टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो बुक में है या नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है, ये जो एमडीके का टेस्ट होता है, इसमें से जितने भी एमसीक्यूज आते हैं सारे बुक्स में से आते हैं। ठीक है बच्चा, तो विथआउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। चलें, तो आपके पास सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद आपके पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हम ईच टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, चलें चलते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या है पहले। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। तो हम कोशिश करेंगे टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करें। सबसे पहले है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ, कौन बताएगा बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? अगर मैं सिंपली आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताऊं, तो बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब लाइफ मतलब ज़िंदगी। हमारी लाइफ के अंदर अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करूं मैं, तो हमारी लाइफ के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर हज़ारों केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। लाइक डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो इनकी डाइजेशन किस तरीके से होती है, उसकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। उसके अलावा याद रखना बच्चों, देखें आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं, जब न्यूली बोर्न बेबी पैदा होता है, तो उसमें बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ होती हैं। हर बच्चे में नहीं होती, किसी किसी बच्चे में। लाइक आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो किसी बच्चे का हाथ नहीं होता, किसी का पाँव नहीं होता, किसी की आँख थरी हुई होती है। तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब डिसेबल प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं। तो उन बच्चों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हुआ, उसका हाथ फिरा हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ जो उसका हाथ फिरा हुआ है? ऐसा कौन सा उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से उसके हाथ में ये डिसेबिलिटी आ गई? तो उसी को स्टडी करने के लिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर या हमारे पैदा होने से पहले हमारे अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं हम। लाइक आप सब ने देखा होगा अंडा। चिक का अंडा होता है ना, मुर्गी का अंडा, 21 दिन के बाद उसमें पूरा बच्चा तैयार हो जाता है। तो वो किस तरीके से तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, ये सारा आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। ठीक है बच्चा, क्लियर बात है। इधर एक और बात होती है, पूछा जाता है कि लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, तो लाइफ का बेसिक यूनिट सेल है। ठीक है, बट फिर एक और सवाल आता है, लाइफ इज़ बेस्ड ऑन, लाइफ किस चीज़ पर बेस करती है? तो लाइफ इज़ बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशंस। देखें लाइफ का जो बेसिक यूनिट होता है वो आप सबने पढ़ा है, क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, वो आप सबने देखा होगा। बट
अगर आपसे पूछे कोई लाइफ जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके पास लाइफ है वो बनी हुई है केमिकल्स की। किस चीज़ की बनी हुई है? केमिकल्स की। अब आप खुद ही देख लें, आप सबने पढ़ा होगा सेल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि सेल किस चीज़ का बना होता है? आर्गेनिल्स का। अब मुझे ये बताएं आर्गेनिल्स किस चीज़ के बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल किस चीज़ के बने होते हैं? एटम के। एटम किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी केमिकल फाउंडेशन है। तो अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, तो लाइफ इज़ बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। जो लाइफ है उसका जो बेस है वो केमिकल फाउंडेशन है। पर लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। क्योंकि लाइफ स्टार्ट किस चीज़ से होती है? सेल से होती है। अब इसमें सारा यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक पर विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए चलें। हाँ, ये देखो सेल आर डिपेंडेंट अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। सेल किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? लाइफ इज बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। लाइफ जो है वो केमिकल फाउंडेशन पर बेस्ड है। मैंने बता दिया आपको कैसे। चलें उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल की केमिकल कंपोजिशन, जी हाँ, ये सबको पता होगा कि केमिकली सेल किस चीज़ का बना हुआ होता है, या सेल के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। चलें। सेल में क्या होता है बच्चा? 70 to 90% वाटर होता है, ठीक है। अगर बोल रहा है हम सेल में से ये वाटर निकाल दें, तो जाहिर सी बात है सेल में से वाटर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? सेल सुखड़ जाएगा। और पीछे जो सेल का वेट बचेगा उस वेट को क्या बोलेंगे? ड्राई वेट ऑफ द सेल। बिल्कुल ईजी है। सेल है उसमें 70 to 90% वाटर है, ठीक है। हमने क्या किया? वाटर जो है वो निकाल दिया। अच्छा, अब वाटर निकालने के बाद क्या होगा? सेल का जो पीछे वेट बचेगा उस वेट को क्या बोलेंगे? ड्राई वेट। ड्राई वेट ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद ये जो ड्राई वेट ऑफ द सेल होता है ये किस चीज़ का बना होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना होता है, जिसमें मोस्टली कार्बन होता है, ठीक है बच्चा। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या होता है? यानी कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास कितने होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स यानी कि वो मोलिक्यूल्स जो लाइफ को बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कॉन्जुगेटेड मोलिक्यूल्स। ये हमारे पास मेन 5 बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी लाइफ को बनाते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें मोस्टली 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ट्रिक क्या है इसकी? चिनोप्स, सबको पता होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। मतलब मैं बताने जा रहा हूँ हमारे अंदर जितने भी बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स होते हैं वो मोस्टली 6 एलिमेंट्स के बने होते हैं। जिसकी ट्रिक क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास। चलें उसके बाद उसके बाद ये बोल रहा है द फार्म अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। 98% ऑफ बायोमोलिक्यूल। अच्छा, अब ये हमारे पास बोला है जो 6 एलिमेंट्स हैं। देखो टोटल हमारी बॉडी में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 16। हमारी बॉडी को टोटल 16 एलिमेंट्स बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें से 6 मेन होते हैं। ये कितने? 6 मेन होते हैं, और ये हमारी बॉडी का 98% वेट बनाते हैं। बाकी कितना वेट बचा? 2% वेट। बाकी के जो 10 एलिमेंट हैं वो हमारी बॉडी का 2% वेट बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स हमारे पास 5 हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कॉन्जुगेटेड मोलिक्यूल्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा देखें, वैसे तो हम डिटेल में देखेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं इस चार्ट को। चलें, इस चार्ट में क्या है आपके पास? जी हाँ, इस चार्ट में आपके पास है चलें, इस चार्ट में क्या है आपके पास? बायोमोलिक्यूल्स, यूनिट्स, लिंकेजेस। देखें, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? जब मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तब जाकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। तो अब मोनोसेकेराइड क्या है इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। डोंट वरी, मोनोसेकेराइड को हम डिटेल में देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको पता होना चाहिए, हाँ चलें, अब आपको पता होना चाहिए प्रोटीन्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं। जो प्रोटीन्स आपके पास होती हैं वो अमाइनो एसिड्स की बनी हुई होती हैं। किसकी बनी हुई होती हैं?
देखें यहाँ पर जस्ट आपको इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फैट जो होते हैं वो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इस चीज़ का बना होता है, आरएनए इस चीज़ का बना होता है, डिटेल में हम देखेंगे, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और चार्ट होगी, ये चार्ट याद करनी है, सही है। अब चीज़ों की कंपोजिशन बता रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर एंड मेमलियन सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर जो होता है 70% होता है, मेमलियन सेल के अंदर भी 70% होता है, ये याद करनी है चार्ट बच्चा। प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% होती है, जबकि मेमलियन के अंदर 18% होती है। कार्बोहाइड्रेट 3, 4, लिपिड 2, 3, ये आपको सारी चीज़ें याद करनी है, ये चार्ट आपको याद करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाँ, अब आ जाता है, एक होता है पॉलीमर, एक होता है मोनोमर। बिल्कुल इजी बता रहा हूँ, एक होता है पॉलीमर और एक होता है मोनोमर। मोनोमर एंड पॉलीमर। देखें, जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। याद करना, जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। और इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाता है। जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है, और पॉलीमर बनने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिमूव होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं पॉलीमर्स किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, आप बोलेंगे कंडेंसेशन के थ्रू बनते हैं। लाइक मैं बोलूं एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है, ये क्या है? अमाइनो एसिड क्या है? मोनोमर है। तीसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अब प्रोटीन आपके पास क्या है? ये पॉलीमर है, और वाटर के मॉलिक्यूल भी ऑब्वियसली निकलेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूं प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है, आपको पता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दूं कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो कौन से प्रोसेस के जरिए बनती हैं? कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस, डिहाइड्रेशन। तो आपके पास जो प्रोटीन्स बनती हैं वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। क्लियर बात है। और याद रख लेना, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होता है? रिमूव होता है। कुछ भी नहीं है, आपको आपकी बुक की लाइंस पढ़ा रहा हूँ, पहले मुझे सुने, फिर बुक में देखें, वही लिखा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। पॉलीमर्स को दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। और मोनोमर्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, पॉली मतलब मेनी, मर्स मतलब पार्ट्स, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स को बनाएंगे। क्लियर बात है, होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और फिर जब पॉलीमर्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं, पहले हमने क्या कहा? हमने बोला मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाएंगे, फिर पॉलीमर को जब हम तोड़ेंगे तो हमारे पास मोनोमर मिलेंगे, और इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। याद करना, मतलब जब मोनोमर्स में से पॉलीमर बनता है तो कंडेंसेशन, जब पॉलीमर में से मोनोमर बनता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं मुश्किल। अच्छा, यहाँ पर यही लिखा होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों? चले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह से निकलता है। आपके पास अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? कौन बताएगा? जी हाँ, चलें मैं बनाता हूँ। कैसे होता है? आई थिंक कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आर होता है रेडिकल, यहाँ पर NH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर दूसरा अमाइनो एसिड में बनाऊँ तो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर COOH। अब देखें, जब ये भी एक अमाइनो एसिड है पूरा और ये भी एक अमाइनो एसिड है पूरा, ये जब दोनों मिलेंगे, ये दोनों मोनोमर हैं, ये दोनों मोनोमर हैं, ये मिलेंगे तो पॉलीमर बनेगा, प्रोटीन बनेगी। और इस रिएक्शन को कंडेंसेशन कहा जाता है। और इस रिएक्शन में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। वो कैसे होगा? जब ये अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो ये अमाइनो एसिड अपना OH देगा और ये अपना H देगा, तो ये OH और H ये आपस से हट जाएंगे और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, एक प्रोटीन बन जाएगी, और OH और H मिलकर वाटर बना लेंगे। तो इस तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। कंडेंसेशन को दूसरा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है, या एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, मैंने आपको पहले बताया मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर एक ही बात है।
तो मैक्रोमोलिक्यूल को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा, मोनोमर्स मिलेंगे, और उस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। इस चीज़ को मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, नो नीड टू वेस्ट टाइम हेयर। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। जी हाँ, वाटर जो होता है सेल में 70 to 90% होता है, सबको पता है। और वाटर जो होता है ये डाइपोल होता है। डाइपोल उसे बोलते हैं जिसके पास दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो। ठीक है, वाटर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ को मीडियम प्रोवाइड करता है डाइजेस्ट होने के लिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको डाइजेशन के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है वाटर। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा जो मैं आपको बताऊं। अच्छा, इसका ये है कि आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जो भी चीज़ समझ नहीं आती है तो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी हुई, आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करने में कोई मसला है तो कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है। अच्छा, वाटर की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। हाइट ऑफ वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है, सबको पता है कितनी होती है, 4200। ठीक है। उसके बाद हम वाटर का एक और टॉपिक देखेंगे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है, आयोनाइजेशन, लो डेंसिटी ऑफ आइस, आइस की डेंसिटी कम होती है। अब याद करना, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। आई रिपीट, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ये एमसीक्यूज आ चुका है एमडीकेट में। ठीक है। उसके अलावा चलें, अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आप सबको पता है जो वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बेसिकली आप सबने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन इज नॉट अ बॉन्ड। हाइड्रोजन एक बॉन्ड नहीं है, ये एक जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एक वाटर के मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है हाइड्रोजन की वजह से, जिससे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अदरवाइज ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक कोहेसिव फोर्स क्या है और एडहेसिव फोर्स क्या है, मैं सिंपल करके बताता हूँ। कोहेसिव फोर्स, एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे कोहेसिव बोलेंगे। मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। अच्छा, अब वाटर को फॉर एग्जांपल हमने किसी कंटेनर में रखा, अब ये वाटर का मॉलिक्यूल डिफरेंट है, कंटेनर का मॉलिक्यूल डिफरेंट है। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इतना हलवा करके बता दिया तुम्हें मैंने। ठीक है, तो एडहेसिव फोर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अंदर से आप पढ़ोगे, मैं बैठा हूँ, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो हाई होती है। क्यों हाई होती है बच्चा? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, उसकी वजह से वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैसे है क्या? Specific heat of a substance is the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 gram of that substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल रहा है हमने 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, अब गौर से सुना, बिल्कुल इजी है, हलवा है। 1 ग्राम हमने सब्सटेंस लिया, ठीक है बच्चा, इसका मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं जो इसे एनर्जी दूंगा, मैं जो इसे हीट दूंगा, उस हीट को हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। आई रिपीट, किसी भी वाटर के 1 ग्राम को, वाटर का 1 ग्राम है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है। तो वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो मैं उसे हीट दूंगा, उस हीट को कहा जाता है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल हलवा है, अंदर से आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। उसके बाद आपके पास क्या है? हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी हाई हीट देनी पड़ती है बच्चा, ये चीज़ याद रखनी है। वाटर के 1 ग्राम को, वाटर का 1 ग्राम लिक्विड का, उसी 1 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे गैस में तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी 574 किलो कैलोरीज पर केजी। इट मीन्स वाटर के 1 ग्राम को लिक्विड है, उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 574 किलो कैलोरीज पर किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं आपको पूछूं वाटर का 1 ग्राम है पर वो सॉलिड में, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ठीक है, यहाँ पर वाटर लिक्विड में, उसको गैस में कन्वर्ट किया तो इतनी एनर्जी दी 574 किलो कैलोरीज पर केजी। अगर वाटर का 1 ग्राम सॉलिड में है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जहाँ तक मुझे पता है 84।
तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करवाना चाहता हूँ, जब सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस में तो हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। ये चीज़ बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन मतलब ये वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वाटर जो होता है खुद को दूर रखता है फैट्स से। किससे? फैट्स से, ऑयल से। मतलब हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है वाटर के पास जिसकी हेल्प से वाटर जो होता है वो ऑयल्स को खुद से दूर रखता है। ठीक है, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब सबको पता होगा। एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मना वाटर, फिलिक मना लवर। जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक मना रिपल्जर। जो वाटर को खुद से दूर भगाए उसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है, और जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन वाटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से वाटर ऑयली सब्सटेंसेस को खुद से दूर रखता है। चलिए उसके बाद क्या है? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर को हम जब तोड़ते हैं तो उसके आयंस बनते हैं, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। और वाटर को एम्फोचेरिक भी कहा जाता है। बेटा एम्फोचेरिक उसे बोला जाता है जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हो, एसिड की प्रॉपर्टीज भी हो और बेस की प्रॉपर्टीज भी हो। वाटर को न्यूट्रल भी कहा जाता है क्योंकि आई थिंक उसकी pH 7 होती है। ठीक है, वाटर को एम्फोचेरिक कहा जाता है, और एम्फोचेरिक का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एसिड की प्रॉपर्टीज भी हों, बेस की प्रॉपर्टीज भी हों। बिल्कुल इजी, बिल्कुल हलवा। ठीक है, उसके अलावा वाटर न्यूट्रल होता है क्योंकि इसकी pH 7 होती है। ठीक है, उसके अलावा वाटर जो होता है वो बफर भी होता है। बफर उसे बोलते हैं ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी सॉल्यूशन की pH को मेंटेन करता है। तो हमारे अंदर 70%, 70 to 75% वाटर होता है, तो वाटर हर वक्त हमारे pH को मेंटेन कर रहा होता है। दूसरे सब्सटेंसेस भी मेंटेन करते हैं पर वाटर भी मेंटेन करता है। तो बफर खुद, अगर मैं डिटेल में बताऊं, वैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बफर खुद जो होता है वो वीक एसिड या वीक बेस होता है, और ये किसी भी सब्सटेंस की pH को एक लिमिट तक मेंटेन करता है। बस यही है बफर। उसके बाद है एनामलेस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामलेस बिहेवियर ऑफ वाटर का मतलब क्या है? इसको मैं चल जी हाँ, एनामलेस बिहेवियर ऑफ वाटर। सबसे पहले मैंने आपको बताया वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। ठीक है, तो याद करना, यूजुअली मैटर कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम करते हैं तो जो मैटर होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है जब टेम्परेचर कम करते हैं। बट वाटर में ये है, फॉर एग्जांपल मैं वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ला रहा हूँ। वैसे अगर किसी और सब्सटेंस का मैं ऐसे करूँगा तो उसका मैटर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कम होगा। पर वाटर का ये होता है, जब वाटर को आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाओगे तो वाटर बढ़ेगा। मतलब 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब वाटर का टेम्परेचर रखोगे आइस बनेगी। और आप याद रखना, जब भी आप आइस बनाते हैं तो जितना हम पानी डालते हैं ना, तो आइस जो होती है वो हमेशा उससे ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो उसके अलावा अच्छा आपके पास क्या होगा, तो जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको लाएंगे तो आपके पास क्या होगा? और वाटर जो होगा वो बढ़ेगा, बाकी सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये है इसका एनामलेस बिहेवियर। उसके बाद आपके पास क्या होगा? जब आप 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे तब क्या होगा? वाटर डिक्रीज होगा, जबकि दूसरे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो इंक्रीज होते हैं। तो ये है वाटर का आपके पास एनामलेस बिहेवियर। मतलब वाटर जो होता है ना दूसरे सब्सटेंसेस से अलग बिहेव करता है। क्लियर बात है? 4 to 0 बढ़ता है, 0 to 4 कम होता है, फिर 4 to 10 जाएंगे तो फिर ये बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एनामलेस बिहेवियर ऑफ वाटर। चलें उसके बाद हम इसको देखते हैं आगे क्या होगा। जी हाँ, तो हम थे, हाँ होप आपको वाटर का एनामलेस बिहेवियर समझ आया होगा। एनामलेस बिहेवियर मतलब वाटर जो होता है वो वाटर क्या
वाटर जो होता है वो दूसरों से अलग बिहेव करता है। बिल्कुल ईजी है यार, अगर समझ ना आए तो कमेंट्स और व्हाट्सअप आपके लिए खुला हुआ है। सून हम इंस्टाग्राम पर भी काम करेंगे और इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ यार एक और बात, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मैं जो हूँ ना फिर इन वीडियोज़ को बना भी सकूँ। अच्छा, उसके बाद अब आता है मेन टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। इसे हाइड्रेटेड कार्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसका रेशियो वाटर से मैच करता है, इसलिए इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर से मैच करता है क्योंकि वाटर का बेस टू होता है ना, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है। अच्छा, आप ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते कि कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है। ऐसा नहीं होता, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपने बोलना है कि कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो मैच करता है वाटर से। कार्बन मेनली 3 एलिमेंट्स का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होता है। देखिए मैंने आपको बताया ना, हाइड्रेटेड कार्बन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो होता है वो वाटर के बराबर होता है इन वाटर। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2nOn, ठीक है। n इज द होल नंबर, मतलब n शो करेगा कि कौन सा कार्बन नंबर है क्या, या n की वैल्यू आपको दी हुई होगी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को अगर हम डिफाइन करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स बोलते हैं इसे। इट मीन्स या तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो उसमें कीटोन ग्रुप होगा। अब अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CH हो, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C हो। मतलब हर कार्बोहाइड्रेट में या तो कीटोन होगा या तो अल्डिहाइड होगा। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ के बने होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बने होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब या तो उसमें एल्डिहाइड होगा या तो उसमें क्या होगा, कीटोन होगा। फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होते हैं। क्लियर बात है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आपने याद करनी है, सही है। कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है, फोटोसिंथेसिस, उसमें मिलता है हमें, ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं, हर कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास वर्ड आएगा सेक्रम, या हमारे पास वर्ड आएगा सेकराइट। इस वर्ड को हम बार बार यूज करेंगे। तो सेक्रम या सेकराइट का मतलब क्या है, शुगर, ठीक है। क्योंकि आगे चल के हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो क्लासिफिकेशन में हम बार बार वर्ड सेकराइड और सेक्रम यूज करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा होता है, सेलुलोज। MCQ है बच्चा ये, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ इज सेलुलोज, सेकंड अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ इज चाइटिन। तो ये चीजें आपको याद करनी है, सही है बच्चा। होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, हम इस वीडियो में जस्ट कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे, प्रोटीन की अलग होगी फिर, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा हो गया। चलिए उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोला जाएगा जिसमें सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा। अब याद रखना, मोनोसेकेराइड एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोला जाएगा जिसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा, और इसको हम फर्दर डिवाइड मतलब नहीं काट सकते क्योंकि इसमें है ही एक शुगर का मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या काटेंगे, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल, दे कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस। इनको हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये है ही एक शुगर का मॉलिक्यूल। मोनोसेकेराइड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nOn, ठीक है। अब फिर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, कार्बन के बेस पर मोनोसेकेराइड के फर्दर टाइप्स हैं। कार्बन के बेस पर मोनोसेकेराइड के फर्दर टाइप्स हैं और यहाँ से MCQs आते ही आते हैं। तो कार्बन के बेस पर मोनोसेकेराइड के 5 टाइप्स हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ट्रायोस ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन होंगे, C3H6O3। हमने जनरल फार्मूला पढ़ा ना, ट्रायोस मतलब 3, n की जगह पर 3 पुट करो, C3H6O3। टेट्रोस n की जगह पे 4 पुट करो, ये फार्मूला मिल जाएगा। पेंटोस n की जगह पे 5 पुट करो, ये फार्मूला मिल जाएगा। हेक्सोस n की जगह पर 6 पुट करो, ये फार्मूला मिल जाएगा।
अच्छा, अब ये भी मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के बने होते हैं। तो ग्लाइसेरोस एग्जाम्पल है ट्रायोस का, किस कैटेगरी में आता है? मोनोसेकेराइड की कैटेगरी में आता है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अल्डिहाइड होगा। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। ऐसे ही टेट्रोस, इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं? एरेथ्रोस, एरेथ्रुलोज। एरेथ्रोस अल्डिहाइड, ये कीटोन। पेंटोस के एग्जाम्पल में राइबोस, राइब्यूलोज, अल्डिहाइड कीटोन। ग्लूकोस अल्डिहाइड, फ्रक्टोस, गलक्टोस कीटोन। ग्लूकोहेप्टोस, ग्लूकोहेप्टोस को सीडोहेप्टोस भी कहा जाता है। होप बच्चा यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। चलें, उसके बाद अब थोड़ा बहुत इन सब के बारे में बताया हुआ यूजेस। जी हाँ, चलें उसके बाद क्या है हमारे पास? ग्लाइसरोस और ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये इंपॉर्टेंट ट्रायोज हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। खत्म, इसके बारे में खत्म कर लिया। अब टेट्रोस, ये रेयर इन नेचर है, नेचर में कम मिलते हैं। इट अकर्स इन सम बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज के अंदर होते हैं। अब पेंटोस शुगर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये न्यूक्लिक एसिड का बेसिक स्केलेटन है, यानी कि डीएनए और आरएनए बनाने में पेंटोस शुगर का मेन रोल होता है। क्लियर बात है। हेक्सोस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लूकोज हमें राइप फ्रूट में, अब ग्लूकोज हेक्सोज है, ये हमें राइप फ्रूट में मिलता है, स्वीट कॉर्न में मिलता है, हनी में मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी हमारे पास आगे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। ठीक है, फ्रक्टोज, इस ये भी हेक्सोज शुगर है, इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर है जिसमें बताया गया है। अब ये देखें, ठीक है, ये देखो, ये आपके पास है। अब ग्लूकोज मैंने क्या बोला था? ये अल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड अटैच्ड है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद करनी है। अच्छा, अगर ऐसा हेक्सोस जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो, उसको अल्डो हेक्सोस कहा जाता है। ऐसा हेक्सोस जिसमें कीटोन ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप हो बच्चा? जिसमें कीटोन ग्रुप हो, उसे क्या कहा जाता है? कीटो हेक्सोस। ठीक है, कीटो हेक्सोस के एग्जांपल्स क्या हैं? फ्रक्टोस, सर्बोस, सिकोस। याद करने एग्जांपल्स। कीटो हेक्सोस के मैं दोबारा बताता हूँ। अल्डिहाइड, अल्डोहेक्स, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, उसे अल्डोहेक्सोस कहा जाता है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोन ग्रुप हो, उसे कीटोहेक्सोस कहा जाता है। एग्जांपल में कीटोहेक्सोस की फ्रक्टोस, सर्बोस, सिकोस। बिल्कुल इजी है, हलवा है। चलें फिर आगे चलते हैं। ओलिगोसेकेराइड, चलें, ओलिगोसेकेराइड को मैं दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ, जो बुक नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ। एंड डाइसेकेराइड, डेक्स्ट्रॉन। अब बोलिए, जब दो से दस, 2 से 10 जब मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तब जाके ओलिगोसेकेराइड बनता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 1+1 मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो ओलीसेकेराइड बनेगा। उस ओलिगोसेकेराइड को डाइसेकेराइड कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो हैं। अच्छा, फिर ऐसा कोई अगर ओलिगोसेकेराइड है जिसमें 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 8 हैं, 9 हैं, तो उसको बोला जाएगा डेक्स्ट्रॉन। 3 to 10 डेक्स्ट्रॉन, 1 to 2 डाइसेकेराइड। मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे तो डाइसेकेराइड, 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे ग्लूकोज के तो डेक्स्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अगर हम ओलिगोसेकेराइड की बात करें तो ओलिगोसेकेराइड स्वीट होते हैं, ठीक है, एंड सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। अगर इसकी बात करें, ये स्वीट होते हैं पर मोनोसेकेराइड से कम होते हैं। ठीक है, ये भी वाटर में सोल्यूबल होते हैं पर मोनोसेकेराइड से कम सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, दे कैन हाइड्रोलाइज, इनको हम तोड़ सकते हैं। मोनोसेकेराइड को हम इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि उसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, पर इसको तोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। देखो, उसने खुद बात कर दी डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड को जब हम तोड़ेंगे तो हमें कितने मोनोसेकेराइड मिलेंगे? 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे। जब 2 मोनोसेकेराइड को मिलाएंगे तो फिर डाइसेकेराइड मिल जाएगा। बिल्कुल ईजी है। एक मोनोसेकेराइड और दूसरे मोनोसेकेराइड के बीच में जो बॉन्ड होती है, उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज। याद करना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉन्ड होती है वो ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड होती है। वैसे ही कोवलेंट बॉन्ड ही होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब में कोवलेंट बॉन्ड्स ही होती हैं। बट कार्बोहाइड्रेट में जो कोवलेंट बॉन्ड का नाम है उसे ग्लाइकोसाइटिक कहा जाएगा। जो प्रोटीन में होगी उसे पेप्टाइड कहा जाएगा, लिपिड वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा डाइसेकेराइड को डिटेल में, तो
जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं तो हमारे पास बनता है माल्टोज, याद करना है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कंडेंसेशन कहलाएगा, क्योंकि जब मोनोमर्स मिलते हैं, जब पॉलीमर बनता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, माल्टोज। जब ग्लूकोज मिलेगा फ्रक्टोज के साथ तो बनेगा सक्रोज। जब ग्लूकोज मिलेगा लैक्टोज के साथ तो बनेगा गलक्टोज के साथ, जब ग्लूकोज मिलेगा गलक्टोज के साथ तो बनेगा लैक्टोज। ये तीनों एग्जाम्पल हैं डाइसेकेराइड के। अब याद रखना बच्चा, ओलिगोसेकेराइड, याद रखना मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, इनको रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाता है। एमसीक्यू याद करने में सारे एमडीके एमसीक्यू बता रहा हूँ। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स को रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाता है। रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर जिसमें फ्री या तो अल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो। मतलब रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर्स को कहा जाता है जिसमें या अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप एक्स्ट्रा होंगे, वो फ्री होंगे। तो जितने भी हमारे पास मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं ये रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, एक्सेप्ट सक्रोज। सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होती है, माना सक्रोज और पॉलीसेकेराइड्स ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी एक्स्ट्रा अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता। मैं रीज़न बता सकता हूँ पर फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। कार्बन मतलब इसके बॉन्ड का फर्क होता है, 1-2 कार्बन वगैरह। चलें, तो बात समझ आ गई। रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दे दिया, नॉन रिड्यूसिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, क्योंकि नीचे इसी की बात होगी। चलें फिर अब आगे देखते हैं। हमने डाइसेकेराइड की बात की, डाइसेकेराइड के हमने 3 एग्जाम्पल्स देखें। चलो, सक्रोज किस चीज़ का बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। मैंने आपको बता दिया पहले ही, सक्रोज इस चीज़ का बना होता है। आ गया। डाइसेकेराइड जो होगा बोल रहा है वो रिड्यूसिंग भी हो सकता है, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है, क्योंकि डाइसेकेराइड के हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े, माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज। अब माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग है, सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, खुद बताएगा। अच्छा अब बता रहा है रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर होती है इज एन एनी कार्बोहाइड्रेट विच इज कैपेबल बीइंग ऑक्सीडाइज, इसको छोड़ दें, जो मैंने बताया वही याद करना है। देखें आ गया, या फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होगा या फ्री कीटोन ग्रुप होगा। अब माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है। जबकि आपके पास जो सक्रोज और रेफिनोज है वो आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। सक्रोज और रेफिनोज जो है आपके पास नॉन रिड्यूसिंग है, जबकि आपके पास लैक्टोज और माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। चल, हमने ये देख लिया। कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, आई रिपीट, आपके लिए खुला हुआ है कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप ग्रुप्स। अच्छा, उसके बाद सक्रोज इज द शुगर विच इज नॉन रिड्यूसिंग, हमने देख लिया। इट कंटेन्स मोर एनर्जी, सक्रोज के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। इट इज़ एनर्जी इफिशिएंट इन ट्रांसपोर्ट, इसकी एनर्जी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, ठीक है। बस यही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ट्रांसपोर्ट के दौरान ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रिड्यूसिंग नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सून हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब मैनी, जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब पॉलीसेकेराइड बनते हैं, मतलब 10 से ज़्यादा। अब मोनोसेकेराइड क्या था? एक शुगर का मॉलिक्यूल, सो हाँ मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड 2 से 10, अब 10 से जब अबव होगा तो पॉलीसेकेराइड कहलाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है। अच्छा, सेलुलोज, टाइटन। स्टार्च, स्टार्च जो है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबंडेंट रिजर्व फूड। फूड को स्टोर करने की बात करें तो प्लांट्स जो फूड स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। मिलता कहाँ से? सीरियल, लिग्यूम, ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स वगैरह में से, ठीक है। अगर स्टार्च जो है वो स्ट्रेट चेन में, ठीक है, तो उसे अमाइलोस कहा जाता है। अगर वो ब्रांच्ड है तो उसे अमाइलोपेक्टिन कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो अमाइलोपेक्टिन है ये हार्ट या कोल्ड वाटर में हल हो जाता है, सॉरी विच इज़ इनसोल्यूबल। अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये हार्ट या कोल्ड वाटर में हल नहीं होता, जबकि अमाइलोज जो होता है ये हार्ट वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ये टेस्ट स्वीट लेस होते हैं एंड नॉट सोल्यूबल इन वाटर, और ये वाटर में हल नहीं होता है,
ठीक है, मैं सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं। मोनोसेक्राइड स्वीट होते हैं सबसे ज़्यादा, वाटर में हल हो जाते हैं, ये नहीं होते। ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड से कम होते हैं, मैंने हर चीज़ बता दी। स्टार्च को जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ब्लू कलर देगा। एनिमल्स और प्लांट्स फूड स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। एनिमल्स फूड स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। ग्लाइकोजन को अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो रेड कलर मिलेगा। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखें, बुक से पढ़ने का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ ना छोड़ें, क्योंकि एमडीकेट का जितना भी आता है सारा बुक से आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बुक की एक एक लाइन जो है ना वो मैं आपको बताऊँ। इससे ज़्यादा और इससे अच्छा मेथड और कोई भी नहीं हो सकता। फर्स्ट ईयर वाले भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद सेलुलास। सेलुलास के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भाई, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ये पाया जाता है। वाटर में हल नहीं होता, हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं है। ठीक है, प्लांट्स की सेल वाल ये बनाता है और ये आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं देता। सेलुलास के मॉलिक्यूल स्ट्रेट होते हैं पर अनब्रांच्ड होते हैं। स्ट्रेट होते हैं पर अनब्रांच्ड होते हैं। चलो भाई, चिटिन। चिटिन को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ये लॉन्ग पॉलीमर है किस चीज़ का, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का। ठीक है, और इसको छोड़ दें, बस ये याद रखना कि सेकंड अबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ। उसके बाद आई थिंक यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट क्लियर हुआ। इंशाल्लाह हमारा, अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊँ शुगर के दो टाइप होते हैं। एक होती है राइट हैंडेड शुगर, एक होती है लेफ्ट हैंडेड शुगर। ये बड़ी काम की चीज़ है। एक होती है राइट हैंडेड शुगर, एक होती है लेफ्ट हैंडेड शुगर। भाई बड़े काम की चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, अब एक होती है राइट हैंडेड शुगर, एक होती है लेफ्ट हैंडेड शुगर। सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में ये शुगर डाइजेस्ट हो जाती है, ये डाइजेस्ट नहीं होती। क्लियर बात है, टेस्ट दोनों का सेम होता है। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगी, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम हैं, पर इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स नहीं हैं। इसलिए लेफ्ट हैंडेड शुगर हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जबकि राइट हैंडेड शुगर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगी। जायका दोनों का सेम होगा। अब फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है कि एक बंदा है जिसको शुगर है तो वो इसको ले सकता है। जब वो इसको लेगा तो उसको इसी का टेस्ट आएगा, पर ये उसके अंदर हल नहीं होगी। अगर हल नहीं होगी तो उसका शुगर का मसला ही हल, मतलब उसको शुगर नहीं होगी, ये जैसी है वैसी बाहर निकल जाएगी। बात समझ आ रही है? और राइट हैंड शुगर का मतलब है ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जिसके राइट साइड पर OH मॉलिक्यूल अटैच हो। लेफ्ट हैंडेड शुगर मतलब जिसके लेफ्ट साइड पर OH मॉलिक्यूल अटैच हो। तो अब देखें, मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में राइट हैंडेड शुगर होती है। द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर आर सेम, टेस्ट सेम होता है। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम्स जो होते हैं वो भी राइट हैंडेड होते हैं एंड लेफ्ट हैंडेड होते हैं। द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर आल्सो राइट हैंडेड। मैंने बता दिया, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है वो राइट हैंडेड है, जो कि सिर्फ राइट हैंडेड शुगर को ही डाइजेस्ट करेंगे ओनली। वो एंजाइम्स लेफ्ट हैंडेड शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड शुगर हम बनाते हैं आर्टिफिशियल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ठीक है, जिसको लेने से उन्हें जायका तो वही आएगा, पर कैलोरीज वगैरह कुछ भी उसमें से हमें नहीं मिलेगी। वो जैसी की जैसी है वैसी की वैसी बाहर निकल जाएगी। यहाँ तक आपका कार्बोहाइड्रेट पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा प्रोटीन पर होगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।